नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप अपने निवास स्थान के ऊपर स्वस्थ और मस्त होंगे। ऐसी आशा आप लोगों के लिए मेरे मन और मेरे ईश्वर से है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो बनाए हैं और दोनों में ही मैंने एक लेवल 1 का बनाया है, एक लेवल 2 का, जिसमें एसएसटी हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात करी है। सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी बात के ऊपर थोड़ा यकीन किया है और यकीन होने के बाद में उन्होंने अपने मार्क्स शेयर किए हैं। दोस्तों, आपने देखा था जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद में तमाम प्रकार के जितने भी रुझान आ रहे थे कट ऑफ को लेके, वो बहुत बड़ी संख्या में आ रहे थे। लेकिन अभी पिछले 2-4 दिन से इनका ग्राफ नीचे हुआ है। लोग धीरे धीरे अपनी वास्तविकताओं को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, जिसके आधार के ऊपर अब कट ऑफ का निर्धारण तो खैर तब होगा जब पहले तो वास्तविक रूप से बोर्ड की आंसर की आएगी और उससे वास्तविक स्थिति हम लोगों को पता चल पाएगी कि हमारे कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हैं। अभी तो सब में डाउट चला हुआ है, सब में डाउट चला हुआ है। तो मैंने फिर भी जो मेरे पास जानकारी मैं इकट्ठी कर पाया उसके आधार के ऊपर मैंने लेवल 1 की कट ऑफ बताई है और लेवल 2 की कट ऑफ तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा परिचय करवाया है बस मैंने वास्तविकता का, और उसका मुझे बहुत शानदार फीडबैक मिला है। तो उसके लिए सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं कोई जाना माना नाम नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये पता चला अगर कोई काम शिद्दत से, ईमानदारी से और सत्य के साथ किया जाए तो किसी को पहचान बनाते वक्त ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन आप लोगों के सामने जो आंकड़े मैंने पेश किए हैं उससे बहुत लोगों के मन में जो एक अवसाद से ग्रस्त हो चुके थे, जो कहीं ना कहीं डर गए थे न्यूज़पेपर के कट ऑफ को देख के, बड़ी बड़ी कोचिंगों के कट ऑफ को देख के, उनका विश्वास जगा है और लोग वास्तविक अंक अपने आप बताने लगे हैं। तो मेरे दोस्तों, जब वास्तविक अंक सामने आने लग जाते हैं तो अपने आप उस चीज़ का एहसास होने लग जाता है कि हाँ, पेपर किस लेवल का था और ज़्यादातर विद्यार्थी कहाँ पहुँचे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं साइंस की कट ऑफ लेके आया हूँ। मैं झूठी हवाबाजी करके कोई कट ऑफ तो नहीं बोलेंगे अपन इस चीज़ को, सिर्फ पेपर का एनालिसिस करवा रहा हूँ। मैं आप लोगों से बता रहा हूँ जो मेरे सामने सत्यता आई है वो क्या है, और उससे आप सभी भाई बहन अपने क्वेश्चंस को अपनी आंसर की के माध्यम से मिला के अपना नाप तोल कर सकते हैं कि मैं कहाँ डिज़र्व करता हूँ, कहाँ मेरे पोजीशन है मेरी, कहाँ मेरी गलती हो गई। वो सब चीज़ों का मैं यहाँ जिक्र करना चाह रहा हूँ। तो मैंने जितनी भी वीडियो, जो 2 वीडियो बनाई है, उनमें जो भी मैंने बातें रखी हैं वो सारी की सारी अब मुझे लग रहा है कि सच है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज जब आए तो उनमें प्रत्येक बच्चे ने मुझे अपने मार्क्स बताए और यकीन मानिए अभी तक मेरे पास एक भी बंदे का ऐसा मैसेज नहीं आया जिसने मुझे ये कहा हो कि मेरे 115 नंबर बन रहे हैं। इनफैक्ट ना किसी ने हिंदी में कहा है, ना इंग्लिश में कहा है, ना एसएसटी में कहा है और ना ही आपके लेवल 1 में कहा है। क्यों नहीं कहा दोस्तों? क्योंकि जब किसी से हम इंटरेक्ट होते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं एक यकीन हो जाता है और यूँ लगता है कि सच बता देंगे तो शायद जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो उसी कड़ी में अब आज मैं साइंस का वीडियो लेके आया हूँ और बहुत सारी बातों को मैंने इसमें नोट किया है, बहुत से आंकड़े मैंने इकट्ठे किए हैं। आप बोलेंगे आंकड़े कहाँ से आते हैं? मुझे भी नहीं पता आंकड़े कहाँ से आते हैं। अक्सर कोचिंग वाले बोलते हैं हमने बहुत बड़ा सर्वे किया है और हमने बहुत से लोगों को फ़ोन किया है और 1 लाख लोगों के ऊपर सर्वे किया है या 20,000 लोगों के ऊपर सर्वे किया है। सब झूठ है वो, कोई 1 लाख के ऊपर सर्वे नहीं करता है। आपके पास कितने फ़ोन आए ज़रा? आप जहाँ जहाँ कोचिंग में पढ़ते थे वहाँ से कितने फ़ोन आए हैं आपके पास? कितने लोगों ने से आपसे पूछा है? तो ये तो सब हवाबाजी है, मैं इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता। लेकिन जब आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा तो मेरे मन में ये भावना आई कि वास्तविक रूप से अपने अगल बगल में बहुत सारे विद्यार्थी हैं यार,
अपनी संस्था में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी हैं, उनके संपर्क में रहे विद्यार्थी भी होंगे। चलो क्यों ना वास्तविक रूप से उनसे बात करते हुए अपन जानकारी इकट्ठा कर सकें। पूरे राजस्थान में तो नहीं घूमा, लेकिन पूरे राजस्थान में पेपर एक ही लगा है और सभी विद्यार्थियों की लगभग एक ही प्रकार की मानसिकता होती है जब वो अपने पेपर को अटेंड करते हैं। तो कहते हैं ना, एक निगमन विधि होती है और एक आगमन विधि होती है। तो आगमन विधि से अंश के आधार पर संपूर्णता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब सबकी मनोदशा एक जैसी होती है, सब एक ही जैसा पेपर तैयार करते हैं, सब नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सब अपनी बुक्स पढ़ते हैं, सब अपने नोट्स बनाते हैं। बस किसी की प्लानिंग क्या होती है और किसी की प्लानिंग क्या होती है, कोई किस प्रकार की रणनीति अपनाता है और कोई किस प्रकार की रणनीति अपनाता है। लेकिन किताबी सोर्स तो सबके पास लगभग समान ही होता है। तो उन्हीं बच्चों से जब मैं मिला तो मुझे बहुत सी जानकारियाँ मिली और उन्हीं जानकारियों के आधार के ऊपर मैं आपके सामने साइंस के कुछ तथ्य लेके आया हूँ और मुझे यकीन है, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आप लोग उससे सहमत होंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि साहब मेरी कोई पहचान नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना के नहीं मिला है। आप सब समझदार हैं, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको सच नज़र आए तो आप उस पर धीरे धीरे यकीन करने लग जाते हैं। तो ऐसा ही वीडियो आज साइंस को लेके मैं आया हूँ। पहले तो मैंने जो बिंदु आपके सामने बोर्ड पर रखे हैं उन्हें आप देख रहे होंगे। अब इन बिंदुओं को मैं आपको सुनाऊंगा बोल के और आप इन्हें सुनेंगे और मेरे द्वारा जो बातें कही जाएंगी या बताई जाएंगी उनको आपको सोचना है। आपको अगर ये बातें सत्य नज़र आए तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रिप्लाई देना है। और मेरा निवेदन है आप लोगों से भी कि प्लीज़ जो वास्तविकता हो वही कमेंट करिएगा, जो आपके वास्तविक अंक बन रहे हैं वही बताइएगा, क्योंकि उसी से आप सभी को अपने आप पता चल जाएगा अपनी वास्तविकता का। और यदि मैं सच हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो निवेदन है इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा तभी करिएगा जब आप मेरी बातों से सहमत हो और वो भी सत्य की बुनियाद के ऊपर, सत्य को ध्यान में रख कर कि आपको लगे कि मेरे द्वारा जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा के शब्द हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन। देखिए, जितनी भी रीट की एग्ज़ाम हुई है मेंस की, उसमें जो सबसे टफ पेपर का लेवल आया है वो निसंदेह साइंस का ही आया है। इसमें कोई भी शक नहीं है। सबसे ज़्यादा जो टफ लेवल का पेपर बना है वो साइंस का बना है और उसके बाद में एसएसटी का बना है। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। प्री के अंदर आपकी जो रीट प्री लगी थी उसके अंदर मैं आपको 2 मिनट की सैर करवा के लाना चाहूँगा। आप बोलेंगे उसकी क्या ज़रूरत है, तो बिल्कुल उसकी ज़रूरत है इस पेपर को एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि पेपर तो विद्यार्थियों ने दिया है और विद्यार्थियों का स्तर क्या है उसको जानने के लिए हमें एक बार रीट प्री में जाना पड़ेगा। आप भूलिए मत इस बात को, जब आपका रीट प्रीलिम्स हुआ था, रीट प्री हुई थी, तो आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी रीट में पास हुए हैं वो साइंस वाले ही हुए हैं। क्या मैं झूठ हूँ? आप इस बात को सोच सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक आप लोग भी जानते हैं, सबसे ज़्यादा आसान पेपर रीट प्री में साइंस का ही आया था और उसी का कारण है कि तकरीबन 2 लाख विद्यार्थियों ने रीट मेंस का एग्ज़ाम दिया है। मैं बहुत से विद्यार्थियों को जानता हूँ जिनकी बीएड
अभी हुई है और उन्होंने पहली बार ही रीट का एग्ज़ाम दिया है और वो रीट में पास भी हो गए थे, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं है कंपटीशन का, लेकिन वो पास हो गए थे साहब, रीट प्री में पास हो गए थे। और उनके मस्तिष्क में बैठ गया था कि बड़ा आसान पेपर आता है। और आसान क्यों नहीं लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि रीट प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे तो उन्होंने बजरंगबली का नाम लेके टिक लगा दिए और किस्मत से बजरंगबली ने उनका साथ भी दिया और उनके क्वेश्चन रिजल्ट के रूप में बहुत सारे पॉजिटिव आए। तो कहने का मतलब बहुत सारे बच्चों की रीट हो गई थी और चारों तरफ ये हवा बनने लग गया था कि यार अब की बार तो साइंस वालों ने बाजी मार ली, अब की बार तो बहुत लोगों की साइंस से रीट हो गई। लेकिन उसके बाद में अगला जो पड़ाव हुआ वो ये पता चला कि एक और परीक्षा आयोजित होगी और वो रीट मेंस होगी। और जब इसका सिलेबस आया तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस आया, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस। आप लोगों के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं वो साइंस और मैथ्स में तो ठीक होते हैं, लेकिन जीके से उनका दूर दूर तक नाता नहीं रहता है, कोई वास्ता नहीं रहता है। जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अपने भाग्य को आजमाते हैं तब वो उस सामाजिक ज्ञान, सामाजिक अध्ययन या फिर जीके का पार्ट उसे पढ़ना शुरू करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको मेरी बातों में सत्यता नज़र आए तो ही आप इन बातों पे यकीन करिएगा। आप खुद जानते हैं कि आप लोगों को कितनी पॉलिटिकल साइंस आती है, कितनी आपको हिस्ट्री आती है, कितनी आपको राजस्थान की भूगोल आती है, कितनी कला साहित्य संस्कृति आती है, कितनी आपको साइको आती है। खैर साइको के ऊपर तो आप लोग प्रयास कर सकते हो, लेकिन ये जो जीके का पार्ट मैंने कहा है, मैंने करंट जीके का नाम नहीं लिया है इसमें, मैंने साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान इनका नाम लिया है। और मैंने बहुत बार जब बच्चों को पढ़ाया है तो मैंने वहाँ जाना है कि साइंस वाले बच्चे को ये तथ्य याद करने में जोर आता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, बहुत बच्चों को नहीं पता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आते हैं। इतिहास की, कला संस्कृति की बात करूं तो कौन सा युद्ध किसके साथ लड़ा गया था, ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चंस तो आप याद कर लेते हैं, लेकिन उसकी थ्योरी जो है वो आपके मस्तिष्क के अंदर बैठने में ज़रा दिक्कत करती है। क्यों? क्योंकि मानव ने मनुष्य की प्रवृत्ति इस प्रकार की बनाई है कि किसी को क्या विषय पसंद है और किसी को क्या विषय पसंद है। तभी तो आप लोगों ने साइंस ली है, क्योंकि आर्ट्स वाले विषयों से आपका थोड़ा कम ही नाता रहा है, थोड़ी कमी ही बनी है आपकी उनके साथ, इसलिए आप लोगों ने उसे छोड़ के साइंस को अपनाया है। अब पेपर का लेवल आप इस हिसाब से यहाँ सोच सकते हैं कि साहब रीट मेंस का जो पेपर लगा उसके अंदर लगभग 65 क्वेश्चन तो आ गए थे आपके जीके के। हालांकि जीके हार्ड नहीं था, लेकिन मत भूलो ये बात कि आप साइंस के विद्यार्थी हो और एक ऐसे वर्ग से आते हो जिसके रूप में आप कह सकते हो कि आपके लिए ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। तो पेपर के लेवल के बारे में मैंने आपको केवल इतना ही बताया है कि पेपर अगर एक एसएसटी का विद्यार्थी देखे तो उसकी नज़रों में तो ये हार्ड नहीं है, लेकिन ये साइंस के लिए पेपर बनाया गया था, तो साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए मॉडरेट लेवल का पेपर है। अब जैसा मैंने एक बिंदु कहा कि आपका पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड रहा, तो ये हार्ड रहा जैसे ही आपने पेपर खोला, आपने 2 मिनट तो उस पेपर को देखने में लगाए थे, और 2 मिनट जब आपने उस पेपर को देखने में लगाए तो आपको यकीन हो गया
कि ये पेपर तो हार्ड आ गया है। लेकिन क्योंकि साहब हर एक विद्यार्थी अपने अपने दृष्टिकोण और अपने अपने हिसाब से पेपर को अटेंड करता है। बहुत से विद्यार्थी प्लानिंग बना के जाते हैं, बहुत से विद्यार्थियों ने घर पे प्रैक्टिस भी की होगी, लेकिन आपकी वो सारी प्लानिंग उड़ गई उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर। आपको पता ही नहीं चल पाया कि आपने क्या प्लानिंग करी थी। आप सोच ही नहीं पाए इस बिंदु को कि मैंने कोई प्लानिंग भी करी थी। आपके तो केवल घबराहट के साथ पसीने आने लग गए थे। बहुत से विद्यार्थियों ने उस वक्त अपने आप को तनाव में पाया होगा और उससे उनके माइंड का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। थोड़ा वक्त लगा होगा साहब उस चीज़ से बाहर निकलने में, क्योंकि जब मुसीबत सामने खड़ी है तो हम ही तो उसका समाधान निकालेंगे, क्योंकि कोई और हमें सहारा देने के लिए वहाँ मौजूद नहीं है। आपने अपने घबराहट को कंट्रोल किया, अपने माइंड को थोड़ा सा बैलेंस में लेके आए और अब अपनी आत्मा से आपने ये क्वेश्चन किया कि मुझे इस पेपर को अब अलग ही हिसाब से अटेंड करना है। यहाँ अगर जो मेरे भाई बहन अपने माइंड को बैलेंस करके अपने आप को समझा लिया कि अब मेरे बस की बात नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, केवल उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर मेरा ध्यान जाना चाहिए जो मुझे आते हैं, क्योंकि अब आपको गिन गिन के क्वेश्चन करने हैं। ऐसा सभी तो नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हाँ, जिसने 2-3 साल से तैयारी करी है, जिसका सपना था ये कि मुझे अध्यापक बनना है, उसने तो ज़रूर किया होगा ये। अगले बिंदु पर मैं आता हूँ, जो मैंने अभी जिक्र किया है आपके सामने। जीके द्वारा जो प्रॉब्लम आप लोगों के सामने क्रिएट की गई थी, उससे आप बाहर नहीं निकल पाए। साइंस वाले विद्यार्थियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मात्र एक बार रीडिंग लगाने से आपके वो क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपको अपने माइंड को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कि आपने क्या रटा था या क्या समझा था या क्या याद किया था। आप अपने नोट्सों में खो जाओगे उस एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे। यही आपकी प्रॉब्लम रही है। तो इस प्रॉब्लम को आपने बहुत 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 मुश्किल से मैनेज किया होगा। उसके बाद में आप पेपर में जब आगे बढ़े तो आपने देखे कि आपका पेपर जीके ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, आपका पेपर अलग अलग पार्ट में भी था। जैसे साइकोलॉजी का पार्ट भी था उसमें, कंप्यूटर का पार्ट भी था उसमें, टीचिंग मेथड का भी पार्ट था उसमें। हालांकि साइकोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं आए हैं आपके, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप लोगों के मुश्किल आए हैं। साइंस का ही वो पेपर रहा है जिसमें बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वाले कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे हैं, और हम सब ने इस प्रकार से तैयारी करी थी कंप्यूटर की कि बहुत गहराई में जाके कंप्यूटर के बारे में नहीं पूछेगा, या तो हार्डवेयर पूछेगा या सॉफ्टवेयर पूछेगा। लेकिन ऐसा तो खैर किसी पेपर में नहीं हुआ कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही पूछ लिया हो। हाँ, किसी 1-2 पेपर के अंदर कोई 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया तो अलग बात है, लेकिन साइंस में कंप्यूटर का पार्ट जो डाला गया वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का था। और टीचिंग मेथड ने तो आपकी वॉट लगा दी। वॉट लगाने का मतलब है कि टीचिंग मेथड जो हम राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, वैसा टीचिंग मेथड नहीं आया। किसी बहन भाई ने अगर सीटेट दिया है या डीएसएसबी की कभी कोई एग्ज़ाम दी है या केवीएस के कोई पेपर दिए हैं, तो उसमें जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस होते हैं। वो टीचिंग मेथड का पार्ट जो है साइक्लो को इंक्लूड करके आपसे पूछा गया था, जिसको मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश आप विद्यार्थियों ने नहीं की होगी। और इसके बाद में कैसे तैसे करके आपने अपने आप को बैलेंस करके और पेपर को देना शुरू किया, और आपने अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में लाए, वो भी आपके अपने सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि ये एग्ज़ाम साइंस मैथ्स की थी। ये साइंस मैथ्स की थी तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस को देखा, साइंस के क्वेश्चनों को देखा, मैथ्स के क्वेश्चनों को देखा, और ये विश्वास आप अपने अंदर ला पाए कि अभी तो हमारा सब्जेक्ट भी है। लेकिन वहाँ भी आपके
किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। साइंस के क्वेश्चंस तो साइंस वाले विद्यार्थी ने, जिसने स्पेशली साइंस ली है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी है, उसने तो बायो का थोड़ा लाभ लिया होगा और फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के आए थे, उनको अटेंड कर लिया होगा। लेकिन जिसका मैथ्स से वास्ता नहीं था उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के आए थे। जो पर्टिकुलर मैथ्स से है उसको भी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि आपकी मैथ्स आपको आई तो है, आप सॉल्व भी कर पाए उसे, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी मैथ्स टाइम टेकिंग वाली थी। आप उसका क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट ऑप्शन में से आंसर नहीं दे पा रहे थे, वो चाहे मैथ्स के ही स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको उसको सॉल्व करना पड़ा है और उसको सॉल्व करने में आपका समय भी खर्च हुआ है। और वो जो समय खर्च हुआ है उसने आपके पेपर की पूरी गणित बिगाड़ दी है साहब, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। मुझे बहुत से विद्यार्थियों से ये सुनने को मिला है कि हमारे पास समय का अभाव पड़ गया। अमूमन ऐसा होता नहीं है, अध्यापक के एग्ज़ाम के अंदर समय की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ है। तो कुल मिला के मैं अगर ये कहूँ कि रीट प्री में जितना आसान पेपर साइंस का आया था, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल पेपर आपको रीट मेंस में देखने को मिल गया। ये सारे बिंदु किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये उस ओर इशारा कर रहे हैं साहब कि सबसे कम अगर परसेंटेज छूटेगी तो वो साइंस की ही छूटेगी। क्यों छूटेगी? कोई मुझसे पूछ सकता है ये सवाल कि सर साइंस की मेरिट कम क्यों रहेगी? तो जैसा मैंने कहा, आपके सामने दिख रहे हैं ये 4 बिंदु, और इन सब से बड़ा जो कारण है इस मेरिट को नीचे लाने वाला, वो है आपका ये नेगेटिव मार्किंग। ये नेगेटिव मार्किंग मेरे दोस्तों, मैंने प्रत्येक वीडियो में कहा है, ऐसे ऐसे लोगों के दिमाग को इसने हिला दिया है, उड़ा दिया है, चकनाचूर कर दिया है, उनके सपनों को जो उन्होंने बहुत मेहनत करके उन्हें सत्य साबित करने के लिए दिन रात मेहनत करी थी। लेकिन इस पेपर के ऐसे चक्कर में वो फंस गए कि इस नेगेटिव मार्किंग ने उन्हें छोड़ा नहीं है। कैसे नहीं छोड़ा, तो ये चर्चा भी अपन अभी करते हैं। तो कुल मिला के ये तो मैंने आपके पेपर को एक्सप्लेन किया है, शायद यहाँ तक आप मेरी बातों से सहमत ज़रूर होंगे। अब ये सारे बिंदु जब आपके सामने हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है, आप जानते हैं, मैं या कोई भी व्यक्ति आपके मस्तिष्क को, जो आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ के इस्तेमाल में ले रहे थे, जिस दबाव के साथ और जिस प्रेशर के साथ आपने वो 2.5 घंटे निकाले हैं, वो केवल और केवल आप ही जान सकते हैं वो वक्त कैसा बीता था आपके सामने। आपने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को उस हॉल के अंदर पेपर देने लायक अपने आप को बनाया होगा। तो इन सब कारणों से मैं ये कह सकता हूँ कि साइंस की कट ऑफ सबसे कम रहेगी, इंग्लिश से भी कम रहेगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश से कम रहने का मतलब कि इंग्लिश में तो साहब बहुत ज़्यादा सीटें हैं और विद्यार्थी भी कम बैठे हैं। सीटें तो आपकी भी कम नहीं, सीटें तो आपकी भी कम नहीं हैं। 7,000 और शायद 435 के आसपास सीटें हैं आपकी, मतलब 7,500 के आसपास सीटें हैं आपकी, तो सीटें तो आपकी भी कम नहीं। हाँ, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आपके ज़्यादा हैं। मैंने बताया तकरीबन 2 लाख विद्यार्थी आपके एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और लगभग उपस्थिति पूरी रही है इसके अंदर। तो ये जो विद्यार्थी बैठे हैं, उनमें से मैं बताऊं दोस्तों, जिसने अपने आप को बैलेंस में करके ये पेपर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चनों के चक्कर में आने से बचा है, वो तो हो गया है कामयाब। और जिसने अपने आप को घबराहट के कारण माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया और 30, 40, 50 सवाल करने के बाद में उसका पेन नहीं चला, तो या तो उसने रिस्क उठाया है, और रिस्क भी ऐसा उठाया
कि उसको पता ही नहीं चला कि उसकी गिनती कहाँ तक चली गई, वो तो साहब निश्चित रूप से नेगेटिव के चक्कर में ऐसा फंसेगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि अपनी गिनती कहाँ से शुरू होगी। लेकिन जिसने अपने आप को बैलेंस कर लिया है और उसे पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो उसने एक निश्चित संख्या के ऊपर आके अपने कलम को यदि रोक लिया तो वो पक्का कामयाब हो गया है मेरे दोस्तों। मैं आपके पेपर को अगर पूरा एक शब्द में बोलूं कि ये पेपर कैसा था, तो मैं कहूँगा ये टाइम टेकिंग पेपर था। टाइम टेकिंग पेपर का मतलब ये होता है कि जो पेपर हार्ड होता है उसके अंदर टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो अगर आपने व्यवस्थित तरीके से इस पेपर को अटेंड किया है, जैसे मैं इसे 2 भागों में अगर बांट के आपको बताना चाहूँ, तो एक पार्ट तो आपका 65 क्वेश्चंस का हो गया जीके का, और मैंने जैसा शुरुआत में भी कहा कि साइंस के विद्यार्थियों को जीके में थोड़ा हाथ तंगी होता है, तो 65 में से अगर 40 क्वेश्चन भी आपने कर दिए तो आप बहुत बढ़िया गेम खेल गए। इससे 2-4 नीचे भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो भी आप बढ़िया स्थिति में हो इस पेपर के अंदर साइंस के विद्यार्थी होने की वजह से। दूसरा, देखिए 3rd ग्रेड के अंदर अगर सिलेक्शन कोई करवाता है तो वो आपका सब्जेक्ट करवाता है। जीके के अंदर आदमी को इतना ही पेपर अटेंड करना चाहिए जहां नेगेटिव मार्किंग हो कि हाँ कम से कम रिस्क उठाऊं और जो मुझे आते हैं केवल वही करूं। इससे ज़्यादा अगर वो लालच करता है तो वो उसके खुद ही के ऊपर पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम होता है। तो मैं ये समझता हूँ 40 एक क्वेश्चन के आसपास, 40 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिए हैं तो आप फर्स्ट पार्ट मतलब कि जीके के अंदर सेफ हैं। उसके बाद में आपने अगर ये सोचा कि मैं सब्जेक्ट में कुछ अच्छा कर जाऊँगा, तो वो तो उम्मीदें आपकी ख़त्म हो गई पेपर का लेवल देख के ही। फिर भी मैं अगर ये मानूं कि 70 क्वेश्चन आप लोगों के सब्जेक्ट के थे, उसमें से 45 क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने सही तरीके से कर लिए और वहाँ अपने आप को रोक लिया, तो यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करके अपने आप को सुरक्षित बना लेते हो। फिर रह जाते हैं अपने 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी और कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं, और मुझे वहाँ पे भी ज़्यादा गुंजाइश नहीं दिखती है। तो मुझे लगता है वहाँ पेपर में भी आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। इस तरीके से अगर किसी विद्यार्थी ने 40 क्वेश्चंस जीके के पार्ट में कर लिए और 45 क्वेश्चन के आसपास यदि उसने अपने सब्जेक्ट के पार्ट में कर लिए और 15 में से यदि 5 क्वेश्चन भी उसने साइकोलॉजी, कंप्यूटर और टीचिंग मेथड में से कर लिए, तो मैं उसे सुरक्षित स्कोर के रूप में समझता हूँ। तो इस तरीके से आपके 40 और 45 85 होते हैं और 5 ये 90 होते हैं। इसमें 1 या 2 नंबर कोई विद्यार्थी टीचिंग मेथड को छोड़ के साइको के अंदर अगर कर पाया होगा तो ऐसा संभव है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस जो हैं 90 से 92 के आसपास, 90 से 92 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने ये क्वेश्चन कर लिए हैं तो मैं समझता हूँ साहब इस रीट मेंस के अंदर साइंस के विद्यार्थी का चयन निश्चित रूप से होगा। अब आप बोलेंगे सर ये नंबर तो बहुत लोगों के आ रहे हैं, तो मेरा दावा है 10-20 की मार्कशीट इकट्ठा करके देख लो एक बार, और उसके वास्तविक अंक आप खुद मिला के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि इन क्वेश्चनों के ऊपर आके किसी का पेन रुका नहीं है, क्योंकि उसे पता है एक दबाव जो है एग्ज़ाम हॉल के अंदर निश्चित रूप से पड़ता है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, और आप लोगों के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही उसका जोर रहा है। तो ऐसे में प्रत्येक विद्यार्थी ने जिसने बहुत लंबे समय से तैयारी करी है, उसने साहब 10, 20, 30 क्वेश्चनों के ऊपर रिस्क का गेम भी खेला है। उसने अपनी किस्मत को तो दिया है दोष, और भाग्य से उसने नाराजगी प्रकट करी है, लेकिन
अपनी मेहनत के आधार पर उसने कुछ क्वेश्चनों का चुनाव किया है जिसमें उसको लगा कि ये 2 क्वेश्चंस तो इन 2 ऑप्शनों में से तो आंसर नहीं होगा और इन 2 ऑप्शनों में से कोई आंसर होगा। ऐसे करते करते उन्होंने ज़रूर 20-25 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर लिए हैं। अगर किसी भाई की ऐसी स्थिति में या किसी बहन की ऐसी स्थिति में किस्मत ने साथ दिया है तो बात अलग है, वरना निश्चित रूप से ये नेगेटिव मार्किंग ऐसी होती है मेरे दोस्तों कि लाखों में से कोई एक ही होता है कि जो है बजरंगबली की जय बोल के निशान लगाए और उसका निशान लग जाए, वरना ऐसा संभव है नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी विद्यार्थी ने मान लीजिए 120 बस इतना ही स्कोर, इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता साइंस के अंदर किसी बच्चे ने किए होंगे। हाँ, कोई महान 6 सेंस वाले विद्यार्थियों की तो बारे में मैं कहूँगा नहीं, वो तो पूरे 150 भी करके आ गए होंगे। और नो सीखिए पहली बार एग्ज़ाम देने वाले, उन्होंने तो बहुतों ने किए भी होंगे, 130, 135, 140 भी किए होंगे। उनकी बात तो अपन करेंगे भी नहीं क्योंकि उनकी कहीं गिनती नहीं है। हाँ, लेकिन कट ऑफ को बताने में और कट ऑफ को शेयर करने में और कट ऑफ को बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो उसे तो आप नज़रअंदाज कीजिए, वो कहीं नहीं है मैदान में, वो केवल आपका तनाव बढ़ाने के लिए है। तो उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना। फिर भी मैं ये समझता हूँ किसी विद्यार्थी ने अगर 120 क्वेश्चन कर दिए और यदि उसके 100 क्वेश्चन सही हो गए थे कैसे तैसे करके, तो 20 उसके गलत हो गए हैं पक्का। 20 भी नहीं तो 15 तो पक्के गलत हो गए हैं। तो अगर उसने 120 कर दिए और 15 गलत रह गए तो 105 बच गए हैं उसके। और 15 में भी अगर 5 और उड़ाओगे तो उसके 100 हो गए हैं। अब ये 100 नंबर लाने वाले गिनती के विद्यार्थी मिलेंगे आपको, गिनती के। मैं कहूँ कि 100 की संख्या को भी पता नहीं छू पाएंगे या नहीं छू पाएंगे। और अगर छू जाएं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी सीटें बहुत ज़्यादा हैं। और ये सीटें जब कैटेगरी के अंदर बटेंगी तो सबको पर्याप्त संख्या में मिलेगी। मैं जनरल वाले विद्यार्थी को कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का मेरे दोस्त मेरी बहन तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की बातों में नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। एग्ज़ाम आपने दिया है, मेहनत आपने करी है, दिन रात आपने पढ़ाई करी है, पता नहीं कितने सालों तक घर वालों को आपने छोड़ा है। किसी ने अपने माँ बाप को छोड़ा है, किसी ने अपने हस्बैंड को छोड़ा है, किसी ने अपनी पत्नी को छोड़ा है, किसी ने अपने बच्चों को छोड़ा है। आपके जैसे ईमानदारी से की गई तैयारी का निचोड़ मेरे जैसा व्यक्ति या कोई और कैसे लगा सकता है? नहीं लगा सकता है दोस्तों। आप स्वयं जान सकते हैं आपके ऊपर क्या बीती थी। और मैं जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छे से क्योंकि मेरे भी फैमिली से कोई पेपर दे के आया है। जब मैं उन्हें रिसीव करने गया था तो साइंस के पेपर के वक्त लोग पिन ड्रॉप साइलेंट होकर बाहर निकले थे। लोगों के चेहरों के ऊपर मायूसी थी क्योंकि उनका पेपर उनकी मेहनत के अनुसार नहीं हो पाया। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार के ऊपर मैं कह सकता हूं कि साइंस की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। तो फिर आप बोलेंगे सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है? देखिए, सेफ स्कोर बताने के लिए तो मैं कोई अथॉराइज संस्था या बहुत ज्ञानी मनुष्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक संख्या के ऊपर, जैसे मैंने अभी बताया जनरल के लिए कि अगर वो 90, 91 या 92 क्वेश्चन उसके हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होगा। कोई नहीं रोक सकता उसके सिलेक्शन को। इनफैक्ट मैं कहूँ कि अगर उसके 2 नंबर या 2 सवाल भी कम हैं तो भी वो अपनी उम्मीदें लगा के रखे। बिल्कुल दुगना पोल तो इससे कम में भी होगा। लेकिन अपन तो अंतिम चयन की बात कर रहे हैं। तो अंतिम चयन के रूप में अगर किसी ने ये संख्या प्राप्त की है तो निश्चित रहे उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। 100% उनका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद में मैं बात करूं EWS की या OBC की, तो मेरे दोस्तों आप EWS और OBC के अंदर बात करना चाहें तो OBC के लिए मैं 88 नंबर से लेके 90 नंबर तक, क्योंकि जनरल और OBC के अंदर ज़्यादा गैप होता नहीं है, तो 2 नंबरों का गैप तो मैं मानता हूं कि ये आ जाएगा आपका। EWS के अंदर 84 से लेके 86 नंबर तक क्वेश्चंस अगर किसी के सही हैं तो बिल्कुल उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। MBC के मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए बताना चाहूँगा,
80 से लेके 84 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं काट के बाद में, नेगेटिव काटने के बाद में, तो आपको कहीं भी कोई खतरा मुझे नहीं लगता कि इस नौकरी को प्राप्त करने में होगा। एससी के जो मेरे भाई बहन हैं, अगर 78 से लेके 83 तक उनके मार्क्स क्वेश्चंस के आ रहे हैं, इतने नंबर उनके क्वेश्चंस के रूप में सही हो रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी और एसटी के मेरे भाई बहनों को कहना चाहूँगा, जिनके 72 से लेके 76 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से उनका भी सिलेक्शन होगा। और ये मैं कट ऑफ डबल की नहीं बता रहा, डबल की तो इससे नीचे आएगी, ये मैं फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ बता रहा हूँ। मैं बताने वाला तो मैंने जैसे कहा, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है, जैसा मैंने पाया है, जैसे मेरे रिलेटिव के साथ हुआ है, साहब 2 साल तक लगातार मेहनत करी है, कम से कम 10 ग्रुप में वो लड़कियां थीं और रेगुलर लाइब्रेरी गई हैं। 2 साल से मैंने उनको घर नहीं बैठने दिया है, लेकिन आज वो बाहर हो चुकी हैं। पहली बार ही रीट हुआ था उनका, नहीं समझ पाए पेपर के प्रेशर को, आउट हो गई हैं। तो कोई बात नहीं, आउट हो गई हैं तो उनकी हिम्मत बढ़ाई है कि आपके सामने एक फिर से सुनहरा मौका आया है, एक नई भर्ती आ रही है, उसकी तैयारी करिए पॉजिटिव वे में। यहाँ तो आपको कुछ सीखने को मिला है कि रीट प्री जितनी आसान होती है, नौकरी उतनी आसान नहीं होती है। ये तो आपने किस्मत से रीट प्री हो गई आपकी, लेकिन एक सबक आपको मिला है कि नौकरी प्राप्त करने के लिए दिन रात तो मेहनत करनी ही पड़ती है, लेकिन किस्मत का भी साथ बहुत ज़रूरी है। किस्मत और मेहनत अगर दोनों का संगम बैठ जाए तो एक विद्यार्थी के लिए कामयाबी का द्वार तभी खुलता है। तो मेरे दोस्तों, ये मेरे द्वारा बताई गई कुछ जानकारी है जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको यकीन होता है कि मैंने जो बात आपको बताई है उस बातों से आप सहमत हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई बड़ा नाम नहीं हूँ, आप जानते हैं। बस आप लोगों की उम्मीदें मेरे ऊपर बनी हैं और मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। तो श्री श्याम की कृपा से आप सभी के लिए मैं दुआएं करता हूँ कि जिस बहन भाई ने अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर तैयारी करी है, ईश्वर करे उन्हें सफलता प्राप्त हो। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय श्री श्याम। धन्यवाद मेरे दोस्तों।